फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए एक बार। देखिए आज के क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट पढ़ने वाले हैं। मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा बिकॉज इंग्लिश में इसको सब जानते होंगे, ठीक है। ऐसा कोई शायद होगा नहीं जो नहीं जानता होगा। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है ना, या फिर मौलिक अधिकार, इसको पढ़ने वाले हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है और यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से कर पाओगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं इसको, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं? ये जो अधिकार है जिसको संविधान में मौलिक अधिकार बनाया गया है, ये ऐसा क्यों बनाया गया है? ठीक है, आप बता सकते हो ये मौलिक अधिकार क्यों बनाया गया, क्यों कहा गया है इसको? देखो, इसको मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक जो हमारे डेवलपमेंट है, जो हमारा माइंड है, हमारा हार्ट है, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके उसके किस तरह के डेवलपमेंट के लिए? बौद्धिक डेवलपमेंट के लिए। हमारा बौद्धिक डेवलपमेंट के लिए, हमारा मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए, तीनों ही चीजों के लिए। मैं लिख दूं यहां पर, देखिए ये जो है, ये जो अधिकार है बौद्धिक, ये जो अधिकार है ये हमारे बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास, बौद्धिक विकास, साथ ही साथ हमारा जो मॉरल डेवलपमेंट है या नैतिक विकास आप कह लो, नैतिक विकास। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है तो ये उसकी नैतिकता हो गई कि वो ईमानदार है। तो बौद्धिक विकास यानी हमारी मेंटल डेवलपमेंट है ना, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे। तो बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मोरल विकास या फिर नैतिक विकास जिसको बोलेंगे, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास हमारी नैतिकता का विकास के लिए, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो आध्यात्मिक, हम जो कनेक्ट कर पाते हैं खुद से गॉड को, या धीरे धीरे है ना उम्र के साथ हम फिलोसफर बन जाते हैं, वो कहां से होता है? वो आध्यात्मिकता से आती है। धीरे धीरे हम बहुत बड़े पुजारी बन जाते हैं, बहुत लोगों को उपदेश देने लगते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने दिया था। उस तरह की ज्ञान की प्राप्ति इंसान को होने लगती है। ये कहाँ से होती है? ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से होती है। तो बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास, है ना, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक विकास, ये जो तीनों तरह की विकास है, ये तीनों तरह की विकास बहुत जरूरी है। जैसे आपके माइंड का विकास, आपके नैतिकता का विकास, है ना, और साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास, ये तीनों ही विकास के लिए कुछ अधिकार बहुत बहुत जरूरी है। अगर वो अधिकार ना दिया जाए तो आपका सही से बौद्धिक विकास ना हो सकेगा, नैतिक विकास नहीं हो सकेगा और आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकेगा। यानी इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त होगा, रुक जाएगा, इससे नुकसान होगा, और एक बेहतर इंसान जो आपको बनना चाहिए वो आप बनने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, वो आप नहीं बन पाएंगे। यही कारण है कि इस अधिकार को, इन अधिकारों को एक लिस्ट बना करके इनको फंडामेंटल, फंडामेंटल बहुत बेसिक राइट, यानी फंडामेंटल चीज क्या होती है? बहुत बेसिक चीज होती है, बहुत जरूरी चीज होती है, तो इनको मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट कहा गया। अब सवाल यही उठता है कि क्यों जो है इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा गया? मौलिक अधिकार क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मौलिक अधिकार? देखो, मौलिक अधिकार कोई विशेष तरह का अधिकार नहीं होता, कुछ अलग अधिकार नहीं होता। इन सारे अधिकार, जो ये सारे अधिकार जो आपके बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत 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 जरूरी था, इनको एक लिस्ट बना करके इनको एक फंडामेंटल राइट, बहुत जरूरी अधिकार, या फिर इसको आप मौलिक अधिकार कह सकते हो, ठीक है, ये कहा गया। इसको क्लियर है? तो यहां तक समझ गए आप, ठीक है, समझ गए यहां पर क्यों मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है? यह प्रश्न आपको सबसे पहले, क्या बात कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही है? फंडामेंटल राइट, बहुत जरूरी अधिकार, या फिर इसको आप, देखो आपका आवाज ऑफ रहता है ना, आप सीधा कमेंट कर देते हो कि सर आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा देखो, है ना, तुरंत कुछ मत लिखो कि सर वीडियो नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही। थोड़ा रिफ्रेश करो, थोड़ा अपना हेडफोन चेक करो, अपना जो लेवल ऑफ स्पीकर है ना फोन का, उसको चेक करो, देखो कि क्या है। समझ रहे हो ना? क्या कह रहे हो? ठीक है,
चलो यहां तक समझ में तो आ गया हमको कि बिकॉज क्यों इसको मौलिक अधिकार कहते हैं, क्योंकि बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत 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 जरूरी है। ये ना हो तो फिर हम जो हैं वो रहेंगे भी नहीं। आपको अगर ये अधिकार, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार ना दिया जाए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको मकई की रोटी खानी है या आपको गेहूं की रोटी खानी है, ये भी अधिकार ना दिया जाए, सरकार ये भी अधिकार ना दे, पूरे देश में कहे कि भाई सबको मक्का की रोटी खानी है, ठीक है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए कंपलसरी है, सबको खाना ही होगा, गेहूं की रोटी कोई नहीं खा सकता है। आप सोचो, है ना, सबको कहा जाए कि भैया तुमको मंदिर में ही जाकर के पूजा करना है या फिर मस्जिद में ही जाकर के तुमको नमाज पढ़नी है, कोई एक चीज लागू हो जाए, तो सोचो आपका हार्ट किसी और चीज को मानने के लिए, लेकिन सरकार कहेगी कि भैया आपको यही करना पड़ेगा, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जितने तरह के बोलने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, सारे अधिकार बहुत जरूरी अधिकार हैं। आप देखोगे अभी धीरे धीरे सारा पढ़ाएंगे भी अगले 1 घंटे में, तो आपको पता चलेगा सच में ये अधिकार जो है क्यों इसको मौलिक अधिकार कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार क्यों कहते हैं इन अधिकार को, इसका जवाब हमने आपको दे दिया। अब सवाल उठता है मौलिक अधिकार ये है कहां, हमारे संविधान में अगर ढूंढेंगे तो क्या ढूंढने से मिलेगा, वाकई में संविधान में लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है। आप संविधान के पार्ट 3 में, भाग 3 में जाओगे और आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच जाओगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, मौलिक अधिकार मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, मौलिक अधिकार। तो एक चीज दिमाग में सेट कर लो आप कि मौलिक अधिकार कहां पर मिलेगा, संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में मिलेगा। यहां तक क्लियर है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच में संविधान के किस में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में, कौन से पार्ट में, तो आंसर होगा पार्ट नंबर 3 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है, लिखा हुआ है, तो आंसर होगा भाग 3 अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ ही साथ एक क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा, देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया वो जो है हमारा, आप कितना कैच कर पाते हो। हालांकि तुरंत करा रहा हूं तो सब लोग कर लेंगे, सब लोग कर लेंगे, लेकिन जो मैंने बताया उससे पहले अगर ये सवाल पूछ लेता तो शायद ना कर पाते आप, शायद ना आप बता पाते इसको। अब जो क्वेश्चन डिजाइन करेंगे वैसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर थ्योरी बता करके फिर उस क्वेश्चन का आंसर दिलवाएंगे आपको। चलिए अब इसको देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, भाई साहब किस भाग में वर्णित है, फटाफट बताइए। मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में लिखा हुआ है, जल्दी से बताइए। कितने लोग यहां पर आंसर कर पाएंगे इसको, क्योंकि अभी अभी हमने बताया इसलिए बड़ा आसान लग रहा है ये सवाल, लेकिन अगर 2 मिनट पहले ये सवाल को पूछ लेते तो फिर आपके लिए बहुत 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 मुश्किल हो जाता। तो देखिए मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो आंसर होगा मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अभी भी पढ़ाया ना कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में वर्णित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा होगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, यहां से कुछ और चीजें जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मौलिक अधिकारों को लिया कहां से गया है, भाई साहब कहां से लिया गया ये बता दीजिए। तो देखिए मौलिक अधिकार की जब बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जो संविधान बना उसमें सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी देश के नागरिकों को मिला तो वो अमेरिका के नागरिकों को मिला, और अमेरिका का संविधान हमारे संविधान से बहुत पहले बना था। तो जब हमारा संविधान बन रहा था, आपको मैंने पूरा संविधान सभा जो संविधान के बारे में है उसको बताया, ऑलरेडी ऐप पर अवेलेबल है ना, कि संविधान कैसे बना हमारा, है ना, उसमें क्या किस तरह से कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में जब आया उसमें 3 सदस्य थे, है ना, तीनों के नाम मैंने आपको बताया, एवी एलेक्जेंडर थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों आए, इनका रिकमेंडेशन क्या था, फिर किस तरह से कितने मेंबर चुने गए संविधान सभा के अंदर में, फिर क्या क्या उसमें बहस हुई, ये सारी चीजें हमने बताया। हमने आपको प्रियम्बल पढ़ाया, हमने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है ना, और संविधान के अंदर में जो जूली फरा वर्ड है ना, जस्टिस, है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसका क्या मतलब है ये बताया हमने। एस क्यूब डीआर के बारे में आपको बताया, है ना, एस क्यूब का मतलब क्या, 3 एस है संविधान के अंदर में, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक। जब भी याद रखेगा कि हमारा संविधान, हमारे भारत का चरित्र कैसा है, तो 5 चीज से जाहिर होगा कि हमारा भारत का चरित्र 5 चीज से है। क्या चीज है, एस क्यूब डीआर, एस क्यूब डीआर। तो 3 एस से क्या हो गए, देखो सोवरेन हो गए, सोशलिस्ट हो गए, सेक्युलर हो गए, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक। ठीक है, और भारत लोगों को क्या देना चाहता है, तो जूली फरा देना चाहता है। जूली फरा क्या होता है, जेयू से जस्टिस, एल से लिबर्टी, है ना, जूली फरा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और फरा से फ्रेटर्निटी। ये भारत जो है अपने लोगों को देना चाहता है। क्लियर है।
जिनका वीडियो नहीं चल रहा नीतू कुमारी, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। अब देखो ये कहां से लिया गया है, ये बिल ऑफ राइट यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? बिल ऑफ राइट यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसको जो लोग नहीं जानते हैं कि भैया ये यूएसए क्या चीज है, वो इतना बस जान लें कि इसको अमेरिका कहते हैं, ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स जो है यूएसए से लिया गया है। सबसे स्ट्रॉन्ग अधिकार जो है यहां पर अमेरिका के नागरिकों को दिया गया था। वहां पर तो ऐसा अधिकार है कि भैया गन रखने का अधिकार है हम लोगों के लिए। अगर गन रखना चाहें अपनी सुरक्षा में, तो न जाने कितने ऑफिसों के चक्कर कटाने होंगे और कितना समय लग जाएगा हम लोगों को बनाने में। अगर एक आम नागरिक हो तो भारत के अंदर में आपको गन रखने का जो अधिकार है ना, लाइसेंसी गन, उसके लिए 2-3 महीने दौड़ना पड़ सकता है, ठीक है। ऑफिशियली ऐसा नहीं है, क्विकली होता है, लेकिन आप जब प्रोसेस में जाओगे प्रैक्टिकल में तो काफी समय लगेगा और काफी पैसे खर्च, काफी पैरवी की जरूरत होगी। लेकिन जो लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, काफी रिच है, अपर रिच कंडीशन में आ गए, वो तो तुरंत उनका हो जाता है। प्लस जो हमारे माननीय नेतागण हैं उनका भी तुरंत हो जाता है, ठीक है। लेकिन आम आदमी को काफी दिक्कत होती है। तो बिल ऑफ राइट वहां पर सभी नागरिकों को गन रखने का अधिकार है। कोई भी नागरिक अपने घर में गन रख सकता है, गन रखने का उसका प्रॉपर अधिकार है। बस वो थोड़ा सा मेंशन करवा ले कि भाई उनके पास गन है ना। पता होना चाहिए लोगों, इसको जो हमारी संस्था है अमेरिका की, है ना, जो उनको पता होना चाहिए कि भाई किनके किनके पास गन है। बस एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि गलत मिसयूज जब हो तो पता चले कि भाई इनके पास ऑलरेडी था या नहीं था। अब देखिए जस्टिसेबल इन नेचर, ये जो हमारा बिल ऑफ, हमारा फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट, ये जस्टिसेबल इन नेचर है, ठीक है। आप लोग में से बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे और बहुत सारे लोग, मैं दावा करता हूं कि नहीं जानते होंगे कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर है। इसका क्या मतलब है? देखो फंडामेंटल जो है ना वो जस्टिसेबल इन नेचर है। इसका ये मतलब हुआ इस सेंटेंस का कि फंडामेंटल राइट्स अगर वॉयलेट होता है तो आपको जस्टिस मिलेगी। जस्टिसेबल इन नेचर है यानी जस्टिस मिलेगी, आपको न्याय मिलेगा, और इसके लिए आप जो है जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है। कोर्ट का दरवाजा को खटखटा सकते हो। ये जो फंडामेंटल राइट है ये जस्टिसेबल इन नेचर है। अगर आपके कोई अधिकार वॉयलेट होते हैं, जैसे मान लो कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है लेकिन कोई पड़ोस का व्यक्ति आपको वो स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर रहा, आपकी स्वतंत्रता के अधिकार पर हावी हो रहा है, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है लेकिन सरकार क्या कर रही है, कानून बना करके आपके स्वतंत्रता को रेगुलेट कर रही है, मतलब उसको काफी दबा रही है जरूरत से ज्यादा। तो फिर आपको ये चीज महसूस हो रही है और आपको लग रहा है कि इसको केस लड़ना चाहिए इस पर, और जो सरकार का ये कानून है उसको नीचे गिराना चाहिए, उसको दबाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो फिर आप जो है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके वहां से कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या मतलब है, समझ गए कि इसको हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी आराम से जा सकते हैं। और ये एक ऐसा अधिकार है ना जिसके लिए आपको लोअर कोर्ट, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये कोर्ट वो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। इस अधिकार को इतना तवज्जो दिया गया है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया में तुरंत आप जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये देखो डीपीएसपी एक वर्ड है, जानते हो क्या होता है ये डीपीएसपी? डीपीएसपी देखो, डीपीएसपी को कहते हैं क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं लिखूं यहां पर, देखो ये जो है ना आपका आने वाला है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख दिया हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो आज की क्लास पीडीएफ से पढ़ने वाली क्लास नहीं है, ये यहां पर लाइव पढ़ने वाली क्लास है या रिकॉर्डेड में इसको सुनने वाली क्लास है। क्योंकि पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इस पीडीएफ को मैंने बनाया है इतने शॉर्ट फॉर्म में ताकि मैं अपने ढंग से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। बाकी की पीडीएफ डाटा ऑपरेटर तैयार करते हैं हमारे निर्देशन में, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना ये जस्टिसेबल नहीं है। क्या है ये भैया? ये जस्टिसेबल नहीं है, तो ये हमारा नॉन जस्टिसेबल है, नॉन जस्टिसेबल है। क्या मतलब है इसका? देखो इसका ये मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगर वायलेट होगा, यानी ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या, अगर 1 मिनट में बताऊं मैं आपको, तो देखो ये एक ऐसे लिस्ट थे जब हमारे संविधान बन रहे थे, उसको उस समय लागू करना पॉसिबल नहीं था। तो क्यों? क्योंकि जनता में वो अवेयरनेस नहीं थी, वो माइंडसेट लोगों के अंदर में नहीं था, और हमारा देश उस समय तुरंत आजाद हुआ था, नई सरकार बनी थी, और अगर ऐसे ऐसे प्रावधान को उस समय लागू कर दिए जाते तो बहुत सारे लोगों को समझाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता
कि भैया ये अधिकार आपके भले के लिए है। तो इसलिए क्या हुआ, ऐसे अधिकारों को जो हमारी संविधान सभा लागू करना चाहती थी, उनको एक लिस्ट बना करके बाद में फ्यूचर में लागू करने के लिए तैयार किया गया, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जाना गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य जो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी तो वो अपने सहूलियत के हिसाब से, है ना, इन निर्देशों का पालन करती चली जाएगी। जब जब उनको लगेगा कि भैया ये वाला चीज को लागू किया जा सकता है तो वो वन बाय वन इसको लागू करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, लेकिन अगर कोई सरकार इसको लागू नहीं करती है तो आप सरकार को जाके बोल नहीं सकते हो कि भैया इसको लागू करो। आप ये कोर्ट में जाकर के केस नहीं कर सकते हो सरकार पे कि भैया इसको लागू करो। समझ रहे हो ना? ये सब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में आता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जैसे शिक्षा का अधिकार जो था उसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जब आई थी, जो कि 2010 में लागू हुई थी। ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुई, तो 2009 में बनी थी और 10 में लागू हुई थी, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसके अंदर में इसको जाकर के तब मौलिक अधिकार बनाया गया और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन डाला गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की इस प्रोविजन को कब लागू किया गया? 2010 में लागू किया गया। संविधान कब बना था? 1947 में बना था। इस बीच में चाहते तो हजारों के सरकारों के ऊपर कर सकते थे कि भैया शिक्षा को तुम मौलिक अधिकार बना दो, है ना। ये कोर्ट के पास हम लोग जाकर के बोल सकते थे, यहां पर केस दायर कर सकते थे। अगेन वही बात हो गई कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ हम लोग केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। YouTube पर प्रैक्टिस सेट होती है, उसकी पीडीएफ नहीं मिलती है। पिछला जितना पीडीएफ प्रैक्टिस सेट हुआ है 25-30 सबकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा आज। मैं भी फील कर रहा था कुछ दिनों से कि भाई हम लोग पीडीएफ नहीं शेयर कर पा रहे हैं और बच्चे मांग भी नहीं रहे। आज मांग लिया, आज से अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। रोज जो क्लास होगी सेम डे नहीं तो उसके एक दिन बाद अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए कि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल है। इसका क्या मतलब है, ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए। कहां से लिया गया है फंडामेंटल राइट हमारा? तो बिल ऑफ राइट अमेरिका, जो अमेरिका का मौलिक अधिकार है, वहां से उठाया गया है, लेकिन उसको हमने अपने हिसाब से अपने संविधान में बदलाव करके डाला है। अब सवाल ये उठता है कि भैया कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में या हमारे देश में, कितने मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है? तो आंसर होगा कि 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 मौलिक अधिकार है संविधान में, मूल संविधान में। सॉरी, यहां पर देखो अभी वर्तमान में 6 है, लेकिन मूल संविधान की अगर बात करेंगे कि भैया मूल संविधान में कितने हैं, तो हमको कहना पड़ेगा कि मूल संविधान में 7 अधिकार थे। यहां पर मैंने प्रश्न भी वैसा ही पूछा है, मैं पढ़ रहा हूं थोड़ा गलत, लेकिन प्रश्न भी मैंने वैसा ही पूछा, कुल कितने मौलिक अधिकार थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कुल 7 मौलिक अधिकार थे, है नहीं थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अभी कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। भैया ऐसा क्यों हुआ? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। ऐसा क्यों हुआ? 7 से 6 क्यों किया गया? तो इसके पीछे एक कारण है। देखो, इस कारण ये है कि 44वां संविधान संशोधन लाया गया था 1978 में। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ये 44th ए क्या है? 44th अमेंडमेंट एक्ट, है ना। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ, एक ही ए लेना होगा, 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इसके अंदर में संपत्ति के मूल अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था? धन संपत्ति रखना हमारा मौलिक अधिकार था। इसमें दिक्कत क्या आती है पता है? राइट टू जो आपका ये है प्रॉपर्टी था, इसमें दिक्कत ये आती थी कि आपके संपत्ति पर अगर सरकार चाहे कि भाई सड़क बनाना है, पुल बनाना है, वहां पर ब्रिज बना देना है, वहीं से मेट्रो लाइन गुजरेगी, तो फिर सरकार के लिए बहुत नाकदम हो जाता आपके उस संपत्ति पर कुछ काम करना। ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर में ऐसा होता। तो इसीलिए इसको राइट टू संपत्ति रखने का जो अधिकार है ये आपका, अगर देखो अभी के समय में क्या होता है, बहुत जगह देखते हो दंगा होता है तो बोलता है क्या, उसके घर को जो है ना या फिर कुछ ऐसा स्पीच दे दिया तो सरकार ने उसके घर को बुलडोजर से तुड़वा दिया। ठीक है, उसकी संपत्ति को नीलाम कर दिया गया। ठीक है, ऐसे में ये सब स्टेप लेना, जबकि ये संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो उसके संपत्ति को नीलाम नहीं कर सकती सरकार। ठीक है, उसके घरों पर बुलडोजर चलाना मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार था। अगर ये संपत्ति के अधिकार आपको नहीं मिलता तो आप केस कर सकते थे सरकारों के ऊपर, जो भी आपके इस संपत्ति के अधिकार को छीन रहा है, संपत्ति रखने के अधिकार को। ठीक है,
वीडियो जिनका रुक के चल रहा है एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। अब आते हैं 300K के अंदर में इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। क्या बना दिया गया? लीगल राइट। संपत्ति का अधिकार जो है, जो कि एक क्या था, मौलिक अधिकार था, इसको हटा करके अब एक लीगल राइट बनाया गया है और ये संविधान के अनुच्छेद 300 क में लिखा हुआ है। ठीक है, लीगल राइट समझते हो? मतलब ऐसा अधिकार जो लीगल है। ठीक है, अधिकार है और वो उसकी फीचर क्या है, खूबी क्या है, बस वो लीगल है। ऐसा अधिकार है कि इलीगल नहीं है, बस वो क्या है, लीगल है। तो एक नॉर्मल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 क के अंदर में डाल करके। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पहले संविधान में 7 अधिकार थे, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। क्यों ऐसा हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 ला करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है, 300 क के अंदर डाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आ गया हमारा, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। जो पिछली स्लाइड को ढंग से और केयरफुली पढ़े होंगे वो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को, देखिएगा सवाल है कि संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, 1982 में संविधान के 16वें संशोधन के द्वारा, या फिर 1973 में संविधान के 31वें संशोधन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको? संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, यहां पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया ये देखो कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ये मौलिक अधिकार था किसके द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वही तो ये कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो आंसर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। कितने लोग यहां पर इस बात को मानने को तैयार हैं कि भैया आंसर ए ही होगा? ठीक है, मजा आ रहा है? कड़क वाला मजा आ रहा है, एकदम कड़क, जैसे चाय पीने के बाद मजा आता है, जिनको पसंद है चाय। आइए उन मौलिक अधिकार को समझते हैं जो अभी वर्तमान में हमारे संविधान में हैं, 6 के 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, पहला अधिकार है भैया, पहले ये आर्टिकल मत पढ़ना, मैं कैसे याद रखना है इसका मैं एक ट्रिक बता दूंगा, छोटा सा ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, पहले आ जाते हैं हम लोग यहां पर। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहां पर पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और यहां पर पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 7 जो है, 6 के 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। इसके साथ सामने हमने अनुच्छेद भी लिख रखा है। जैसे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में, देखो जैसे 18 खत्म होता है 19 पे चले जाना अगले पर। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 के बीच में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। क्या इन सबको याद रखा जाए? देखो अगर आप इंटर लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो शायद नहीं रखने की आवश्यकता है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या एक स्टैंडर्ड अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वहां पर चांस है कि पूछा जाएगा। जिनको कुछ नहीं याद रखना है वो 2 चीज याद रख सकते हैं, 2-3 चीज। देखो एक चीज तो ये है, ये जो आपका है ना, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, इसको याद रख लो। आपको समानता का अधिकार 14 से 18 है, इसको याद रख लो। और साथ ही साथ ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32, इसको याद रख लो, जिनको कुछ नहीं याद रखना है। अब कहोगे सर हमने 3 रख लिया तो 3 भी साथ में रख लेंगे, तो चलिए उसके लिए भी ट्रिक बता देते हैं। अगर आपको 6 के 6 एक साथ याद रखना है तो आप कैसे याद रखोगे? सबसे पहले आपको एक क्रम में इसको याद करना होगा। जैसे समानता का अधिकार आंख बंद करके, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। या फिर इंग्लिश में बोलें तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस तरह से एक क्रम में याद रखिए। जब आप क्रम में याद रख लीजिएगा तब हम आपके लिए कहेंगे कि भैया ऐसा करो कि 14 से तो स्टार्ट हो रहा है, ये बात तो आप जानते हो, क्यों ना आप ऐसा लिख लो 4, 3,
है ना, 1 3 है ना 1, यहीं तक, क्योंकि संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, ये तो आपको याद रखना ही होगा, ये तो फिक्स है 32 है, ठीक है, ये 32 है। तो इसका मतलब है कि अब देखो 4313 का क्या मतलब हुआ, 4313 का 1 मतलब हुआ 43131। क्यों ऐसा याद रखें हम, इसको एक लाइन से याद रखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब भी आपको जानना हो तो इसको एक क्रम में लिख लीजिए, उसके सामने लिखिए 43131, 43131 ऐसा करके आप लिख दीजिए। लिख दिए, अब देखिए 2 मिनट में आ जाएगा ये। कैसे लाना है इसको, अब देखो हमको पता है कि 14 से स्टार्ट होता है, तो 14 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 18। अब 18 छोड़ दिए तो उससे आगे बढ़ना है ना 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 19 20 21 22, 19 से 3 जोड़ना है, मतलब ये क्या हो रहा है 22 हो रहा है ना, मतलब इनके बीच का डिफरेंस आपको लिखना होगा। जैसे 14 और 18 के बीच का डिफरेंस 4 है ना, 19 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है। उसी तरह से यहां पर 1 डालना है तो 23 और किसके बीच का डिफरेंस 1 होगा, 23 और 24 के बीच का डिफरेंस 1 होगा। तो उसी तरह से 25 है तो 25 में 3 जोड़ दो कितना हो गया 28 हो गया, और यहां पर 29 से स्टार्ट करोगे, एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 30, सीधा जोड़ के भी बना सकते हो। जैसे 14 से स्टार्ट हो रहा है, 4 जोड़ दिया 18 हो गया, 18 के बाद 19 लेंगे, 19 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। अब देखो 23 है, अगला 22 खत्म हो गया तो 23 है, 23 के आगे हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 25 से हम स्टार्ट करेंगे और 25 में 3 जोड़ेंगे 28 होगा। 29 से स्टार्ट करेंगे, 29 में 1 जोड़ेंगे 30 होगा। आप एक क्रम में लिख दीजिए और देखिए यहां पर आ जाएगा समानता का अधिकार आपको यहां से 14 से 18 के बीच में। मैं इतना प्रयास क्यों कर रहा हूं कि जिनको ये याद रखना है उनके लिए प्रयास कर रहा हूं, अगर वो चाहें तो इस तरह से याद रख सकते हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में, इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के बीच में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपको 25 से 28 के बीच में, और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 के बीच में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपको याद रखना होगा आर्टिकल 32 के अंदर में। हो गया, पूरा याद आ गया। आप इसको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे ना, देखना तुरंत याद आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको याद कर लेना क्रम में, यही बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में यह बात कही गई है कि भैया मूल अधिकारों का सजग प्रहरी, यानी जो बॉडीगार्ड बनाया गया है फंडामेंटल राइट का, वो किसको बनाया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मूल अधिकार का सजग प्रहरी जो है वो कौन होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई परेशानी नहीं है। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक आपको, जो मैंने आपको ट्रिक बताया 43131, कोई दिक्कत है? चलिए कोई परेशानी है यहां तक, क्लियर है आपका? ये ट्रिक मुझे याद है। अच्छा, जीत कुमार, कहां से हो जीत, बताना जरूर। ठीक है, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी जो है ये क्या है भैया, मान लेते हैं इसको। अब देखो न्यायालय किसी भी कानून को जीरो घोषित कर सकता है, ये ध्यान में रखना आप। अगर कोई फंडामेंटल राइट है, मेरा ये कहने का क्या मतलब है, सारे अधिकार को नहीं, लेकिन वो अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहे होंगे, वो अधिकार जो हमारे है ना फंडामेंटल राइट को है ना क्या कर रहे होंगे, को नुकसान पहुंचा रहे होंगे है ना, उसको सुप्रीम कोर्ट जीरो बना सकती है 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अंदर उसको जीरो बना सकती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट केंद्र की जो सरकार है वो उसके द्वारा कोई बनाया गया कानून है, तो उसके अधिकार को, वो जो कानून है अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा होगा, नुकसान पहुंचा रहा होगा, उसको दबाने की कोशिश कर रहा होगा, तो वो सारे कानून
खत्म हो जाएंगे, 1 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जीरो साबित हो जाएंगे। तो सरकारों का बनाया हुआ ये कानून बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। जब भी आपके मौलिक अधिकार वायलेट हो तो आर्टिकल 32 आपको इतना अधिकार देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हो। और मौलिक अधिकार जब आपका खत्म हो, कोई जरूरी नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट ही जाओ। अगर आप पटना में रह रहे हो तो आप पटना हाई कोर्ट चले जाओ, अगर आप इलाहाबाद में हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी में हो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो भी आपका नियरेस्ट हाई कोर्ट है वहां पर भी जाकर के, है ना। संविधान का अनुच्छेद 226 इतना अधिकार देता है आपको कि आप हाई कोर्ट में भी अपने मौलिक अधिकार के हनन के लिए, जो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है उसके लिए आप केस दायर कर सकते हो। ठीक है, अब अनुच्छेद 21 के अंदर में आते हैं। देखो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, ये बहुत जो इंपॉर्टेंट है उसको सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। सारा को डिस्कस करेंगे तो इसी में 3-4 घंटे लग जाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आपको 1 बाय 1 सारा बताया जाए। उसके लिए जब आप स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब सारे प्रोविजंस को डिटेल में याद रखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए। संध्या कुमारी कह रही है कि हमने सर से क्लास लिया था डीएलएड में, हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिला। बहुत बहुत संध्या शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप संध्या जो हमारा नंबर है ना उस पर आप जो है आप अपना रिजल्ट भेज देना, 9065588003 आप भेज देना, हम नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और कभी पॉसिबल हो पाए तो आप जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ उसके सामने, गेट के सामने खड़े रह करके एक फोटो या फिर 1 मिनट की वीडियो शूट करके जरूर आप हमें भेज देना इसी नंबर पर कि सर हमने आपसे ही पढ़ाई किया था ड्रीम सेवक आईएएस से, और देखो ये कॉलेज में मिला है। ठीक है, तो ऐसा करके आप बोल सकते हो, थोड़ा अच्छा भी लगता है, आप भेज देना। अगर आप चाहोगे तो हम उसको चैनल पर अपलोड करेंगे ताकि अगले जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए मार्गदर्शन का और मोटिवेट करने का थोड़ा सा ये वीडियो आपका काम आ जाएगा। अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ का अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है आपका, ये राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार नहीं, इसको आप कह सकते हो जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। ठीक है, तो ये आपका जीवन का अधिकार है। क्या मतलब है इसका, यानी आपकी सांस को छीनने का अधिकार नहीं है किसी को बिना मतलब का। अगर आपने कोई क्राइम किया है और अगर उस देश का संविधान, है ना, उस क्राइम के लिए जान से मारने का प्रोविजन अगर उसमें है तो कोर्ट में केस दायर करके आपको पूरा अधिकार मिलेगा कि आप अपने पक्ष को रख सको, अपने अधिकार के लिए लड़ सको। और अगर आपके सारे दोष सही साबित होते हैं तब जाकर के आपके प्राण को छीना जा सकता है आपसे। अगर कानून ऐसा कह रहा होगा तो इसके अलावा कोई और तरीके से छीनने का अधिकार ना तो सरकार को है, ना किसी संस्था को है, ना किसी व्यक्ति को है। यहां तक कि आपके माता पिता को भी यह अधिकार नहीं है कि आपके सांस को, आपके जीवन को छीन लिया जाए आपसे। आपकी मम्मी ने आपको जन्म दिया, माता पिता ने जन्म दिया, आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा बनाया, लेकिन उनको भी अधिकार नहीं है कि वो आपके राइट टू लाइफ को आपसे छीन ले। जिस मां ने आपको गर्भ में रखा, अपनी खून आपको दिया, अपने प्यार से आपको पाला, वो भी आपसे आपकी लाइफ को छीन नहीं सकती है। संविधान ने यह अधिकार किसी को नहीं दिया है, ना तो प्रकृति ने दिया है, भगवान ने दिया है, गॉड ने दिया, अल्लाह ने दिया है, ना ही हमारे संविधान ने किसी को दिया है। लेकिन आप अगर कोई ऐसा क्राइम करते हो, दूसरों की जान लेते हो, दूसरों की जान लेने का भी तो अधिकार नहीं है ना आपको, समाज के लिए खतरा बनते हो जिससे आम लोगों को नुकसान पहुंच सकती है, उसकी जानें जा सकती है, ऐसे कंडीशंस में आपको खुला छोड़ना पॉसिबल नहीं होगा कानून के लिए। वहां की जो ये है सरकारें हैं या संस्थाएं हैं उसके लिए वो एक दर्दनाक दम हो जाएगा आपका इस तरह से खुला सांड की तरह घूमना। ठीक है, ऐसे कंडीशंस में आपको जेल में बंद किया जाएगा, आप पर मुकदमा चलाया जाएगा, और अगर उस देश की कानून के तहत, है ना, अगर उसमें फांसी की सजा होगी, आपका क्राइम इतना बड़ा होगा और इतना हीनियस क्राइम होगा, इतना घिनौना क्राइम होगा, तब वो आपके लाइफ को छीन सकती है, अन्यथा कोई और दूसरे रास्ते से नहीं छीना जा सकता है।
इतना अधिकार आपको प्राप्त है। अब बोलो सही से आप रहोगे, संविधान के अकॉर्डिंग काम करोगे, है ना, या नहीं भी किए संविधान के अकॉर्डिंग, तो 6 महीना 3 महीना 3 साल की सजा हो जाएगी, 1 साल की सजा होगी। लेकिन जब तक कि कोई बड़ा क्राइम नहीं करते हो, आप हीनस क्राइम नहीं करते हो, लोगों को जान से नहीं मार देते हो, आतंक नहीं फैलाते हो, समझ रहे हो ना, तब तक आपका जो अधिकार है जीने का वो सुरक्षित है। और सबसे पावरफुल अधिकार इसी को बनाया गया भैया। आप जो है इमरजेंसी के टाइम में सारे अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन ये जो राइट टू लाइफ है उसका अधिकार सस्पेंड नहीं होगा। अगर ये हो जाता तो सरकार इमरजेंसी में किसी को भी मार सकती है, ठीक है। कोई भी सरकार किसी भी देश की या किसी भी पार्टी की, हम ये नहीं कह रहे, कोई भी देश के अंदर में, हम तो इन जनरल चीजें पढ़ा रहे हैं ना, इंडिया स्पेसिफिक तो नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे संविधान के बारे में बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो मोटी मोटी समझने वाली बात है वो हर देश के बारे में हम बता रहे हैं कि जो भी आपको लोकतांत्रिक कंट्री होगा, है ना, वहां की जो सरकारें हैं वो आपके राइट टू लाइफ को छीन नहीं सकती। जीवन का अधिकार हर संविधान लगभग में देता है, और इंडिया में तो इमरजेंसी में आर्टिकल 21 के तहत आपकी कितना भी बुरा कंडीशन, युद्ध का हो, माहौल खराब हो, तब भी आपके लाइफ को छीन नहीं सकती है सरकार, ठीक है। हो सकता है ये दूसरी क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, आप उसको ये मत करो, हो सकता है कि वो बिहार एसएससी की क्लास कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ गए, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, है ना, सिर्फ लॉ के द्वारा ही आपकी जान को छीना जा सकता है और किसी और तरीके से नहीं। आगे बढ़े, अनुच्छेद 21 को देखो, अगर सरकार फॉलो नहीं करती है ना, अगर आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं तो आप सरकार पर केस करो, ठीक है, गवर्नमेंट पर केस करो, उनको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगी, सजा होगी। बहुत सारे पुलिसकर्मी देखते हो किसी को भी जान से मार देते हैं इलीगल तरीके से, बाद में केस चलती है ना, 2 साल 4 साल 5 साल चलती है, फाइनली उनको सजा होती है। अगर आप अच्छे से लड़ोगे और आपके पास सारे साक्ष्य हैं तो सजा होगी। क्यों होती है? क्योंकि ये अधिकार, ये कानून में है ना, तब तो जाकर के होती है। हम समझते हैं कि काफी मुश्किल होता है, कभी कभी सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं होता है, उनके पास पूरी पावर रहती है, आप अकेले रहते हो। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 6 से 14 वर्ष के लिए, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो है ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया है। इसमें देखो क्या हुआ है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बनाया गया है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 लाया, ठीक है, ठीक है, और इसको मौलिक अधिकार जो है हमने यहां पर बना दिया, 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। हमने इसको क्या किया, मौलिक अधिकार यहां पर इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, बना दिया। चलिए ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए हमने क्या किया, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 को के द्वारा जो है हमने इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई, यानी शिक्षा का अधिकार हमने 6 से 14 साल के बच्चे को कब दिया, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा। इसके अलावा एक और कानून है जिसके साथ आप इसको कंफ्यूज कर सकते हो, वो कानून है आरटीई एक्ट, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी हर एक बच्चे को शिक्षा मिले, है ना, वो उसका मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। वो हमने कब किया, वो हमने कब किया, वो हमने 2010 के कानून में किया, 2010 में हमने इसको किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किया, और 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत मौलिक अधिकार जो है इसको बना दिया गया। और फाइनली इसको अमेंडमेंट करके किया गया, लेकिन इसके लिए कानून बना करके इसको इंप्लीमेंट करने का काम हमने कब किया, 2002 में किया। हमने संविधान में संशोधन करके जो शिक्षा का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार तो कह दिया, लेकिन सिर्फ संविधान में कह देने से नहीं होगा, वो उसका इंप्लीमेंटेशन सड़क पर, रोड पर, गांव घर में कैसे होना चाहिए, उसके लिए एक डिक्लेयर कानून की जरूरत है जिसमें सारी बातें लिखी होनी चाहिए, और उसमें क्या प्रोविजन होगा, कहां से उसके लिए बजट का आवंटन होगा, वो सारी चीजें एक कानून में ही लिखी जा सकती है विस्तार से। तो बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 लाया गया और इसको इंप्लीमेंट किया गया, इसको जमीनी स्तर पर उतारा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या पावर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बीपीएससी की तैयारी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, वहां के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, इसमें मोटी बात आपको बता करके आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर हैबियस कॉर्पस, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है आर्टिकल 32 के तहत। देखो क्या क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट को। देखो न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति को क्या हुआ है कि पुलिस ने बंद कर रखा है, ठीक है, कहां पर बंद कर रखा है, जेलों के अंदर में, तो न्यायालय द्वारा जो यह आदेश है, यह जो है बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जा सकता है। अगर किसी अधिकारी ने आपको बंदी बना दिया है, क्या किया है, किसी अधिकारी ने अगर आपको बंदी बना दिया है, तो उस अधिकारी को ये चीज जो है क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको एक नोटिस भेज सकती है, और वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़ करके उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया। अब तो ये कानून बन गया है। कानून ये बना है कि अगर आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर पकड़ती है या कोई भी थाना पकड़ती है, तो वो थाने में आपको 24 घंटे से ज्यादा का समय में नहीं रख सकती है। जो नियरेस्ट कोर्ट होगा, जहां पर भी आपको पकड़ेगी, वो उसके जिस जगह आपको पकड़ा उसके आसपास में अगर कोई कोर्ट है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस कोर्ट के समक्ष पेश करेगी, और जो भी संबंधित दस्तावेज होंगे आपके खिलाफ, उन सब के बारे में जो है वो कोर्ट को दिखाएगी, और आपके बारे में वो रिमांड मांगेगी कि भैया इस व्यक्ति को हमको दे दो, है ना, हम इसको 14 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए हम इसको जेल में रखना चाहते हैं, क्योंकि इसका खुला घूमने से हमारी जो कार्रवाई है, जो हमारा जांच है, इन्वेस्टिगेशन, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस कंडीशन में लगेगा कि ये व्यक्ति अगर बाहर रहेगा तो इससे समाज को खतरा है, या फिर ये इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं गड़बड़ा सकता है, सबूतों को मिटा सकता है। तो इस कंडीशन में आपको अंदर और पुलिस को बाहर, यानी पुलिस को जांच करना होगा और आपको अंदर रहना होगा, ये चीज का प्रावधान होता है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ये चीज कोर्ट में आपको पेश करेगा, और आपके सबूतों को भी पेश करके रिमांड में मांगेगा। पुलिस आपको जेल नहीं भेज सकती है, पुलिस आपको पकड़ करके जेल में, यानी जो थाना है उसमें बंद कर सकती है। वहां से अगर जेल में भेजना होगा तो इसके लिए नियरेस्ट कोर्ट में आपको डाल करके वहां से रिमांड मांगा जाएगा आपके खिलाफ, तब जाकर के वो अलाउ करेगी कोर्ट। तो फिर आप जाएंगे अंदर, और कोर्ट कहेगी कि पुलिस का ये मनगढ़ंत कहानी है, इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो कोर्ट से ही आप हुड़ हुड़ दबंग दबंग चश्मा लगा करके मस्ती से बाहर निकल सकते हो, वहीं पर आप फ्री हो गए हो, ठीक है। तो ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबिस कॉर्पस कहते हैं, और ये अभी के समय में फॉलो किया ही जाता है। किसी को भी पकड़ना होगा, जेल भेजना होगा, तो पहले कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा 24 घंटे के अंदर। अगर मान लेते हैं कि सैटरडे को पकड़ा तो शाम को, तो फिर वो संडे को बंद रहेगा, तो वो मंडे को देखा जाए। इसलिए बहुत सारा हिंदी मूवी में आप देखते हो कि एक दिन अगर जेल में बंद रखने का अगर थानेदार चाहता है, तो वो उसको सैटरडे को पकड़ता है, ताकि संडे को कोर्ट बंद रहती है, तो वो सीधा कब भेजेगा, मंडे को भेजेगा, ठीक है। या उसको भेजना ही नहीं होता, वो चाहता है ऐसे हवालात की हवा खिलाएं, तो वो इस तरह से करता है। आपने देखा है बहुत सारी मूवीज के अंदर में। अब आते हैं यहाँ पर, है ना, मैंडामूस, या फिर जिसको परमादेश कहते हैं। देखो परमादेश क्या होता है, ये जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। देखो इसके अंतर्गत जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों, जो उसका सार्वजनिक कर्तव्य है, उसका अच्छे से पालन नहीं करता है, ठीक है, तो न्यायालय द्वारा परम आदेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन के लिए हम क्या कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। सीधा सीधा समझो, फॉर ड्यूटी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, उसका सार्वजनिक कोई ड्यूटी है और वो ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको याद दिला सकता है कि भैया देखो, हमको भी अधिकार प्राप्त है कि हम तुम्हारा ड्यूटी तुमसे करवा सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, कितना भी बड़ा है, प्रधानमंत्री का बहुत प्यारा व्यक्ति है, अगर वो अधिकारी है और उसका जो सार्वजनिक कुछ कर्तव्य है अगर उसको पूरा नहीं कर रहा है, तो उसको हम याद दिला सकते हैं परम आदेश के द्वारा, ठीक है। आपको याद है एक कहानी आज से 3-4 साल पहले का, ठीक है, लोढ़ा कमीशन बना था शायद बीसीसीआई में सुधार लाने के लिए। तो उसमें यह हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया लोढ़ा कमीशन के जो भी रिकमेंडेशन है उसको लागू किया जाए जमीनी स्तर पर। तो उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष कोई और थे, जैसे अभी अमित शाह के बेटे हैं, उसी तरह से उस समय कोई और थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया मान जाओ, इतनी बार कह रहे हैं, नहीं मानोगे तो हमको पता है कि हमारे अधिकार, जो हमारा जजमेंट है या फिर हमारा जो आदेश है उसको कैसे लागू करना है ना, ये हमको बहुत अच्छे से आता है, मान जाओ तुम। तो फिर क्या हुआ, फिर वही बात हुआ कि पता नहीं उस अधिकारी पर किसका दबाव था या फिर क्या था, उन्होंने, जो बीसीएसई के अध्यक्ष थे, उन्होंने उस रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया और काफी लंबा समय लिया, सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद भी। फाइनली पता है क्या हुआ,
सुप्रीम कोर्ट ने अगली बार जब बैठे, सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच बैठी, तो उन्होंने सीधा उसको उस बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से बाहर, आउट, ठीक है, वो बीसीसीआई का अब अध्यक्ष नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। अब समझ सकते हो, इतने बड़े पद पर वो है, वो एक अलग प्रक्रिया के तहत आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि उसके पद को, उस व्यक्ति को उस पद से उठा के फेंक दिया जाए बाहर, ये पावर है। तो ये फॉर ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी नहीं करोगे संविधान के अकॉर्डिंग लोगों की भलाई के लिए, तो वहां पर सार्वजनिक कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए आप पर ये जो है परम आदेश जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, और आपको मानना होगा। अब आते हैं प्रोविजन, जिसको प्रतिषेध कहते हैं। देखो इसमें क्या प्रोविजन है, इसमें है कि भैया सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को, यानी जो अपने छोटे न्यायालय हैं, जो अगर सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट है, तो ये इसका नीचे क्या हो गया, हाई कोर्ट हो गया, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये हो गया। या फिर अगर मान लेते हैं हाई कोर्ट है, तो इसके नीचे क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो जो भी हायर कोर्ट होगा वो अपने लोअर कोर्ट को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए ये रिट जारी जो है वो कर सकता है। तो हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो अपने लोअर कोर्ट को, अगर लोअर कोर्ट अपने अधिकार से बाहर जाकर के कोई जजमेंट देता है, कोई फैसला सुनाता है ना, या कुछ गलत सुनाता है, तो फिर एक रिट जारी करके उनके इस फैसले को रोका जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको, अभी ऐसा हुआ था ना कि जैसे राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट में सजा हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो उन्होंने क्या था कि उसमें 2 साल की सजा थी, जेल जाना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा कि भैया किस बेसिस पर आपने इतना सजा दिया है, वो तो बेसिस लिखा नहीं है। तो उनको कुछ लगा कि भाई उस हिसाब से नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था उसको खत्म कर दिया, कहा कि भैया इसके जजमेंट पर स्टे रहेगा, रोक रहेगा, क्लियर है। तो यानी जो जेल जाने वाला था वो नहीं गए राहुल गांधी। इस तरह के अनेकों आप न्यूज में सुनते रहते हो कि इस हाई कोर्ट ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बदल दिया, या हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ये कहां से होता है, ये सुप्रीम कोर्ट को जो पावर मिला हुआ है ना, प्रतिषेध प्रोविजन का पावर, वहां से ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है। इसके बाद हमारा चौथा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण का अधिकार आर्टिकल 32 के अंदर में। इसके अंदर में क्या है, देखो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहां लंबित मुकदमे को तेजी से निपटाया जाए। बहुत बार आप सुनते हो ना, सुप्रीम कोर्ट ने सारे ही कोर्ट को, इंडिया के कोर्ट को कहा है कि भैया लंबित मुकदमे को जल्दी से निपटाया जाए। कई बार आप सुना है, ये जो पावर है कि भैया नीचे वाले जो न्यायालय है उसको ये कहा जाए कि भैया आपके यहाँ लंबित मुकदमे को स्पीडी ट्रायल करके उसको निकालो, और उसके लिए दिशा निर्देश भी देने का काम करता है। ये आर्टिकल 32 के तहत किसको मिला हुआ है, ये आपको इनको मिला हुआ है। ठीक है, इनको सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इसके अलावा अधिकार है कि वो अधिकार परीक्षा का अधिकार है ना, क्यू वारंटो का। जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं होता, यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई संस्था या कोई ऑफिसर या कोई व्यक्ति काम करता है, तो न्यायालय उसे अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि किस अधिकार से यह काम किया गया है। अगर आपके खिलाफ कोई काम किया गया है, कोई संस्था है, सरकारी संस्था, प्राइवेट संस्था, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा किया है, आप जाओगे और कहोगे कि भैया हमारे खिलाफ इस तरह का काम किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एक नोटिस भेजेगी, बताओ कि भैया तुमने जो ये काम किया है, मुझे लग रहा है अपने अधिकार से बाहर जाके किया है, क्या आप बता सकते हो कि ये काम तुमने किस अधिकार के तहत किया है, कौन से अधिकार का इस्तेमाल, कौन अधिकार आपको दिया कि आप ऐसा काम क्यों, बता सकते हो। वो व्यक्ति आसमान से जमीन पर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, अगर एक नोटिस उसके घर पे पहुंचा तो। ठीक है, फिर वो भागता फिरेगा कि इसका कैसे जवाब बना के दें हम। ठीक है, समझ लो, उसी वक्त आपको मिल गया आपका अधिकार। आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कहा। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि भैया ये जो आर्टिकल 32 में अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हल्के में ना लो, ये बहुत बड़ा अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार। अगर मुझे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार में सबसे बड़ा अधिकार कौन सा है, रिट क्या होता है, रिट मतलब होता है एक स्मॉल आदेश, एक छोटी सी आदेश जिसको क्विकली किसी भी टाइम जारी किया जाता है, उसको रिट कहते हैं। ठीक है,
अनुच्छेद 32 जो है इसको संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कहा था, क्योंकि जिस तरह से क्या होता है ना, जिस तरह से आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम आपको पूरे बॉडी की रक्षा करता है, उसी तरह से आर्टिकल 32 जो है ना 32, ये पूरे मौलिक अधिकार को, जो छह मौलिक अधिकार है उसमें एक इसको माइनस कर दें तो 5 मौलिक अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? आर्टिकल 32 करता है। जो 5 फंडामेंटल राइट है इसको बचाने का काम आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार करता है, क्योंकि आर्टिकल 32 के तहत आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने अधिकार को अगर वहां पर इंप्लीमेंट कराने का आदेश इस तरह का अगर नहीं रहता, हमारे संविधान में प्रोविजन नहीं रहता, तो ये ऊपर के 5 अधिकार आपको कहां से मिलते? ठीक है, कौन देता आपको? कौन चाहता है कि भैया इसको अधिकार दे दें हम? ठीक है, ऐसे मत पूछो, छोटी छोटी चीजें मत पूछो, ये इसका नाम है अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। ठीक है, चलो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मत पूछो आप, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? इसको संविधान की आत्मा का नाम दिया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। कहता है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, है ना, संविधान का हृदय आत्मा कहा है? मैंने अभी अभी बताया कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार इतना बेहतरीन अधिकार है, देखो जिसका रिकॉर्डेड नहीं चल रहा है ना, अगर नए नए कोर्स लिए हो आप, तो आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत रहती है तो दूर हो जाता है। संविधान का अधिकार एवं आत्मा जो है ये कौन से अधिकार को कहा गया है? तो अभी अभी आपने बताया, हमने बताया कि अनुच्छेद 32 के अंदर में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, अनुच्छेद 32 के अंदर में उसको मौलिक अधिकार, उसको बी आर अम्बेडकर ने सबसे बेहतरीन अधिकार कहा, सबसे बेहतरीन। और यही बॉडीगार्ड है, अगर आपको कहें कि अन्य 5 अधिकारों का बॉडीगार्ड कौन है, तो यही बॉडीगार्ड है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये ना होता तो आप अगला 5 जो पहले का 5 अधिकार था उसको आप लागू नहीं करवा पाते किसी भी कीमत पर। मैं बता रहा हूं, यहां पर आ जाओ आप देखो, ये है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इन 5 को पावर प्रोवाइड कहां से हो रहा है? इनसे हो रहा है। समानता का अधिकार आपको है, नहीं मिलता, क्या करते? अगर कोर्ट जाने का पावर नहीं होता, सीधा भाई समानता का अधिकार है, ना दें तो कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको पावर है कि समानता का अधिकार आप सरकार से लड़के ले लो, किसी संस्था से, पड़ोसी से लड़के ले लो? पावर तो यहां से मिल रहा है ना संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन सरकार कहे नहीं, देश में इंजीनियरों की कमी है, तो इस साल जो जितने लोग पास आउट हो रहे हैं सबको इंजीनियर बनना होगा। समझ रहे हो? आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कहोगे यार क्या मजाक है, बहुत बुरा मजाक है, हम तो भाई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर क्यों बनेंगे? हमारा तो, हम तो बचपन से सोच के रखे थे कि हम डॉक्टर बनेंगे। सरकार कहेगी नहीं नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इस साल जितने पास आउट हुए सारे के सारे इंजीनियर बनेंगे। अब क्या होगा? आपको याद आएगा संविधान का अनुच्छेद 32 जो आपको अधिकार देता है स्वतंत्रता का, भागे भागे जाओगे और सुप्रीम कोर्ट में जाके डालोगे, भैया सरकार ने जो इस बार ये आदेश लाया है कि सारे लोगों को इंजीनियर बनना होगा, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, मेरा तो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, मुझे तो डॉक्टर बनना है। और आप याद दिलाओगे सुप्रीम कोर्ट को कि आर्टिकल 32 के अंदर में ये मेंशन है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमें, ठीक है, और आर्टिकल 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार है कि हमको ये फ्रीडम है कि हम अपने पेशा को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। तो सरकार का जो ये आदेश है, ये 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसका हनन हो रहा है, हमारा स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो हमको इसका अधिकार चाहिए। कि आप क्यों भागे भागे सुप्रीम कोर्ट के पास गए? क्योंकि आर्टिकल 32 आपको यह अधिकार देता है। तो इसीलिए आर्टिकल 32 ये 5 अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए क्या बी आर अम्बेडकर ने इतनी बड़ी बात कही, कितनी बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह संविधान का हृदय भी है और आत्मा भी है। पूछेगा तो ऐसे बताना प्यार से। आगे चलते हैं। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल को देख लेते हैं, ठीक है। देखो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 32 के अंदर में सारी चीजें नहीं आ रही है, लेकिन वही कंटिन्यू है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया है। आप इसको चाहो तो ऐसे इरेज कर सकते हो, ठीक है। आइए देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जब होती है तो आपातकाल को आप समझते हो, बड़ी डिटेल से मैंने कई बार पढ़ाया है। देखो सर जी क्लास कब तक चलेगी? और
5 मिनट 7 मिनट चलेगी। सर आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, सर रेडी हो रहे हैं, सर आएंगे, मैं छोड़ दूंगा क्लास को। बस 2 स्लाइडें और बची है। देखो राष्ट्रीय आपातकाल ना, इसमें 3 तरह के आपातकाल हैं, ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत है, 4 जोड़ 2 इसमें आर्टिकल 356 हो जाएगा, 4 जोड़ 2 आर्टिकल 360 हो जाएगा। ये आपका जो है नेशनल इमरजेंसी हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया। ये आपका गवर्नर रूल हो गया, गवर्नर रूल हो गया, गवर्नर, ठीक है, रूल हो गया, गवर्नर रूल हो गया। और ये आपका फाइनेंशियल हो गया, क्या हो गया, ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया ये आपका। समझ में आई बात? तो ये नेशनल इमरजेंसी, गवर्नर रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों का हमने आर्टिकल भी लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे अधिकार निलंबित हो सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी जब भी आएगा आर्टिकल 352 के तहत यह आता है। इसमें 2 अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे अधिकार आपसे सरकार छीन सकती है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत जो लगाया जाता है उसके हिसाब से। चलो सिमरन प्रवीण बाद में आएगा, अभी आप जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करो। अनुच्छेद 20 देखो यूपीएससी क्या है, जो बेस आप अभी से बनाते जाओगे वो बाद में अगर डिसीजन लोगे ना कि मुझे यूपीएससी करना है तो यही सारी चीजें आपको काम देगी, ठीक है। जितना पढ़ाया फंडामेंटल राइट में इसी में 50% और जोड़ दोगे तो आपका यूपीएससी के लिए तैयार हो जाएगा। बेसिक तो सारा बता रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में यह बात लिखी गई है कि मौलिक अधिकार को सरकार छीन सकती है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय में, ठीक है। कौन कौन सा अधिकार नहीं छिनाएगा? आर्टिकल 20 और 21 को सरकार नहीं छीन सकती है, ध्यान में रखना। बाकी सबको निलंबित कर सकती है। 21 क्या है? राइट टू लाइफ, जिसके बारे में आपको बताया था। अब देखो एक बहुत अच्छा केस हुआ था जिसको बोलते हैं केबीसी केस। केबीसी केस 1973 या फिर केशवानंद भारती, है ना केस। केशवानंद भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़ के, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के, संसद जो है मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, ठीक है। केबीसी केस में कहा कि संसद को यह अधिकार है कि जो जनता है, जनता के फंडामेंटल राइट्स को भी क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स में क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। क्या कर सकती है? इसको संशोधन कर सकती है। फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन वो संशोधन, फंडामेंटल राइट का वो संशोधन जो संसद करने जाएगी, संसद को अधिकार है, वो ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए कि संविधान के मूल ढांचे को इससे नुकसान पहुंच जाए, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये बात कही कि भैया अगर आपसे एक लाइन में पूछे क्या संसद फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, आप कहोगे हां 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 कर सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसे करना होगा कि मूल ढांचा जो है उससे नुकसान नहीं हो, याद रखिएगा। सो मूल ढांचा जो संविधान का है उस पर अटैक नहीं होना चाहिए। यह केबीसी केस 1973 में कही गई है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहां पर, हाँ भाई इसको हमने नाम दिया है कातिल कंसेप्ट का, ठीक है। कातिल कंसेप्ट है ये आपका, ध्यान में रखिएगा। क्या है ये कातिल कंसेप्ट? क्यों ये कातिल कंसेप्ट है? देखो इसमें याद रखने वाली ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपको बीपीएससी में भी नहीं पूछा जाएगा ये सवाल, इस तरह का सवाल है, मतलब बहुत स्टैंडर्ड है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि इतना स्टैंडर्ड है कि बीपीएससी में भी ना पूछा जाए। बहुत अच्छा प्रश्न ये माना जाएगा, बेसिक से थोड़ा ऊपर उठ करके अगर पूछना होगा ना, बहुत खूबसूरत सवाल यहां से बन सकता है आपके लिए। कातिल कंसेप्ट में हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, ठीक है। ऐसा अधिकार जो सिर्फ सिटीजन को प्राप्त है और फॉरेनर को नहीं है, नॉट फॉरेनर, ये सिर्फ हम भारतवासियों के लिए है। इस अधिकार को छोड़ के बाकी जितना फंडामेंटल राइट है वो सारे लोगों के लिए। आपको लग रहा होगा आप भारत के नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो फंडामेंटल राइट सिर्फ आपके लिए नहीं। फंडामेंटल राइट सारे लोगों के लिए, जो फॉरेनर्स आएंगे उनके लिए भी है। लेकिन कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको मिलेंगे? आप सिटीजन हो यहाँ के, इसलिए सिर्फ आपको मिलेंगे। तो वो ये 4 मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ, सॉरी 3 2 5 है, टोटल 5 मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे।
देखो होमराई खातून, समझने की कोशिश करो, यहाँ पर बिहार एसएससी का भी क्लास चल रहा है, तो जिनको डीएलएड में मिल गया है तो वो इंटर लेवल पास है, तो वो क्या कर रहे हैं, बिहार एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि और अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है, आगे आते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 मुजवानी याद रख लेना इसको। 15, 16, 19, 29, 30 कितना आसान है, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, आ गए हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल खत्म करते हैं, सर आ गए हैं, ठीक है, 5 मिनट में समाप्त करते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 है, ये सब किसको प्राप्त है, फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन नॉट फॉरेनर्स, ये जो है फॉरेनर के लिए नहीं है। आर्टिकल 15 में प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि किसी भी आधार पर, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, आपके रेस के आधार पर, है ना, किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, इस बात की गारंटी देता है संविधान आपको। ये सिर्फ और सिर्फ किसको गारंटी देता है, सिर्फ सिटीजन को देता है। ठीक है, कि आपको एक समान माना जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव पर रोक जो है आर्टिकल 15 जो संविधान लगाती है, आर्टिकल 15 लगाती है, वो सिर्फ सिटीजन के लिए है, वो फॉरेनर्स के लिए नहीं है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जितने भारत के नागरिक होंगे सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, है ना, सबको कोई चीज प्राप्त करना है, कुछ बनना है, तो सबको जो है वो बनना उतना ही आसान लगना चाहिए। ये सरकार का काम है कि ऐसा माहौल बनाया जाए कि गरीब व्यक्ति के बच्चे भी अगर मान ले आईएएस बनना चाहते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी आईएएस बनना चाहते हैं, और अगर रिच लोग हैं अगर वो भी आईएएस बनना चाहते हैं, तो वहां पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, है ना। गरीबों के बच्चे भी अगर आईआईटी करना चाहते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे, अपर मिडिल क्लास के बच्चे, अमीरों के बच्चे, तो सबको वो उतना ही आसान लगे। इसका जो है ये काम कौन करेगी, ये सरकार करेगी। इसके लिए चाहे वो आरक्षण देना पड़े जो गरीब लोग हैं, जो कहीं ना कहीं पिछड़ापन है जहां पर, या सरकारी सहायता प्रदान करनी पड़े ताकि वो भी उस फीस को उठा सके, वहां तक कर सके। ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर में आता। आर्टिकल 16 में ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। तीसरा है आर्टिकल 19 का वो 6 अधिकार, है ना, जो स्वतंत्र, जो आपको बोलने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 के अंदर में 6 अधिकार हैं, है ना, कहीं पर भी बिजनेस करने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार, आपको बोलने की जो आज़ादी देता है। इस तरह के कुल मिला के 6 राइट हैं। वो 6 के 6 राइट सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों के लिए है, जो यहाँ के सिटीजन हैं उनके लिए है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, जो माइनॉरिटी हैं, ठीक है, माइनॉरिटी है ना, उनके लैंग्वेज का, जो उनका लैंग्वेज है, उनको, उनकी भाषा को सुरक्षित रखा जाए देश में, उनका जो स्क्रिप्ट है उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके कल्चर को खत्म होने से बचाया जाए, है ना। जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, ये माइनॉरिटीज के जो लैंग्वेज हैं, स्क्रिप्ट है और कल्चर है, ये खत्म ना हो। ये जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से माइनॉरिटीज के लिए होगा, जो देश का नागरिक होगा, सिर्फ उन्हीं माइनॉरिटीज के लिए होगा। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 30 में है इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो आर्टिकल 30 है उसके तहत आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोल सकते हो और देश में चला सकते हो। इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी जो शैक्षणिक संस्थान है वो खोलने का अधिकार, है ना, ये मौलिक अधिकार है कि आप शैक्षणिक संस्थान खोल करके बच्चों को पढ़ा सकते हो या वेलफेयर का काम कर सकते हो, उसकी पूरी मैनेजमेंट को संभाल सकते हो। जैसे आज के समय में मदरसा खुलता है ना, तो ये कहां से मिल रहा है, ये आर्टिकल 30 से अधिकार मिल रहा है कि भैया अपना मदरसा खोल करके आप चला सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोग स्कूल खोलते हैं, स्कूल खोल करके पढ़ा सकते हो बच्चों को, उसकी पूरी मैनेजमेंट में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी। आप जो लॉ कहता है, कानून है उस स्टेट का, उस राज्य का, उसको मानते हुए आप स्कूल को चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उसको आप क्या करो, रजिस्टर्ड भी कर लो, ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप रजिस्टर्ड भी कर लो, सरकार उसमें कुछ नहीं करेगी आपका। लेकिन जो एक फॉरेनर्स है वो ये काम नहीं कर सकती है कि भैया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भारत में आके खोल दिया और फिर उसको चलाने लगे। उसके लिए सरकार की परमिशन की जरूरत होगी, जिनको सरकार देंगे। रीजनिंग की क्लास ऑलरेडी
ऐड हो चुकी है, बार बार रीजनिंग ना करें। जो रेगुलर बच्चे हैं वो समझते हैं कि पहले 3 चैप्टर था अब 6 चैप्टर हो गया, तो वो 3 चैप्टर कहाँ से आया, या पहले 2 था तो अब 5 हो गया, वो 3 चैप्टर कहाँ से ऐड हुए हैं। ठीक है, तो पढ़िए, जो चीज़ें आपको मिल रही है, मटेरियल कम नहीं दे रहा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से, आप बस उस पर फोकस कीजिए। अब देखिए, ये उम्मीद बैच है बिहार एसएससी के लिए, जो कि 499 का, आपको पता है ऑफर चल रहा था ना एक, वो 22 नवंबर तक था और अभी ऑफर समाप्त हो गए हैं, तो आप किसी भी तरह के ऑफर का डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, ये अभी बिहार एसएससी की 499 में आ रही है और अभी अगले 1-2 महीने तक कोई ऑफर नहीं आने वाली है। बिहार दरोगा के लिए 699, टॉपर बैच ये आपको 699 में आ रहा है, भारत बैच 999 में, सॉरी यहाँ पर 699 का बार बार लगा दिया जाता है। ठीक है, आप इसको समझो कि ये 999 का आ रहा है भारत बैच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से यूपी बीएड के लिए भी अभी ये जो आ रही है, ये 699 699 में, कोई भी आपका रिलेटिव हो, आप देख रहे हो किस तरह से कमाल की पढ़ाई होती है ना। ये 699 में आपको झारखंड बीएड के लिए हमारा रांची बैच मिल जाएगा। ज्वाइन होने का तरीका वही है, बिहार पैरामेडिकल के लिए 699 में आपको मिल जाएगा 699 में। और ये जो आपका है ना हमारा ये नंबर, इस पर बस व्हाट्सएप पर हाई लिख लो, ये नंबर बहुत काम की चीज़ है, आप व्हाट्सएप पर हाई लिख लो। नंबर मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, 9065580003 है ना, 003, पता नहीं आप कितना समझोगे इसको, 003 है ये आपका। इस पर आपको कॉल कोशिश करो कि ना करो, आप दिन के टाइम में करो, 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2-3 बजे तक आप कर सकते हो कॉल, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे, आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, अन्यथा अगर आप शाम में रात में अगर आप कर रहे हो तो नॉन ऑफिशियल टाइम में, अनऑफिशियल टाइम में आप व्हाट्सअप कर लो इस नंबर पर, या आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए, कुछ नहीं समझना है, डायरेक्ट ऐप की लिंक चाहिए, कैसे ज्वाइन होना है वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सीधा सीधा व्हाट्सअप करो, आपको एक बार में आपको हमारी तरफ से भेजा जाएगा। ना भेजा जाए तो आप एक बार कॉल करके भी बोल देना कि सर हमको लिंक नहीं मिली। मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आया मुझे पढ़ाने में यहाँ पर, जो मुझे फील हो रहा है आप लोगों को भी बहुत 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 अच्छा लगा होगा। रीजनिंग की क्लास आ रही है दिव्या कुमारी, ऑलरेडी 5 चैप्टर आ चुके हैं, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, डेली मिलते रहते हैं। तो आप बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा, जो मौलिक अधिकार आपने पढ़े, इससे संबंधित हमने 2-3 क्वेश्चन आपको कराए ताकि कंसेप्ट जो है उसी समय आपके कंप्लीट हो सकें। ठीक है, तो बताइए आपको कैसा लगा, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसी तरह प्यार विश्वास बना के रखिए, और इसका जो टेस्ट है, चूँकि क्लास कल का ऑलरेडी शेड्यूल है, कल परसों का, तो नेक्स्ट वीक में हम मौलिक अधिकार के टेस्ट को क्लास में कराएंगे, और जो भी चैप्टर्स हो रखे हैं उनके क्वेश्चंस को भी कराएंगे। थोड़ा हम सोच रहे थे सिलेबस को खींच लिया जाए, अगर फंडामेंटल राइट्स के हमारे पास डिजिटल टेस्ट ऑलरेडी बन के तैयार होंगे, मैं एक बार कंफर्म करा लेता हूं ऑफिस से, तो फिर मैं आपको डिजिटल टेस्ट ऐप पर अवेलेबल करा दूंगा। और आपको पता है 5000 क्वेश्चन, कोई भी कोर्स आप लेंगे उसके साथ जीके का 5000 क्वेश्चन आपको डिजिटल मिलता है, जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग आप जान सकते हो और देख सकते हो कि जीके में आपकी तैयारी कैसी है, और क्वेश्चंस का लेवल जो है वो लोअर से लेकर के हायर लेवल तक का उसमें रहता है, और हर एक चैप्टर से 20 से 30 महत्वपूर्ण सवालों को उसमें डालते हैं ताकि वो टॉपिक आपका बन करके तैयार हो जाए। काफ़ी मजा आया। जूली तिवारी, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, है ना। तो जिन लोगों ने पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कीजिए, और ये जो क्लास है ये पेड कोर्स वाली क्लास है, मैं इसको यूट्यूब पर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो नंबर दिया हुआ है हमारा, ये नंबर पर आप जल्दी से संपर्क कर लो, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आपकी पूरी सिलेबस खत्म होगी और आप अच्छे से फॉलो करोगे। 100% डीएलएड के अंदर में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, बिहार एसएससी में भी सक्सेस आपको मिलेगी, और साथ ही साथ बीएड के अंदर में भी बहुत अच्छे नंबर से आप पास होकर के जाओगे। चाहे आप प्राइवेट लो, गवर्नमेंट लो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट जरूर लगाइए, जो मॉक टेस्ट आने वाला है हमारा, उसको फॉलो कीजिएगा आप सभी लोग। मॉक टेस्ट क्या करता है ना, पता है, आप 3 महीने से पढ़ रहे हो, सारे सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम में पढ़ते हो, लेकिन जब एक बार सारे प्रश्न को लगाने की बात आती है, हूबहू एग्जाम के जैसा प्रश्न और उतने टाइम पीरियड में उतने सारे क्वेश्चंस जब आप लगाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि भैया हमारा कहाँ कहाँ वीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन कौन से चैप्टर के सवाल हमसे नहीं बन रहे हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग बनती है तो पता चलता है भाई इतने 1000 बच्चे हमसे आगे चल रहे हैं, हम इतने पीछे चल रहे हैं, और वो टाइम पीरियड में चलता है एग्जामिनेशन। अगर उस टाइम में आप खत्म कर पाओगे तो ठीक, वरना ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा टेस्ट। तब क्या होगा, आपको फील होने लगेगा, 1-2 टेस्ट में ऐसा हुआ कि आपकी स्पीड स्लो है तो स्पीड को बढ़ाया जाए,
जो सवाल गलत हो रहे हैं वो कौन कौन से सवाल हैं वो टीचर कहाँ से बताएगा। तो इसीलिए वो डिजिटल टेस्ट जो आपका मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट डिजिटल टेस्ट में भी ऐसा ही होता है। मॉक टेस्ट आएगा तो पूरी टेस्ट आएगी, ऑल सब्जेक्ट का सारे क्वेश्चन रहेंगे, जितने जितने नंबर के एग्जाम पूछे जाएंगे हु बहू रहेंगे। तो वो उससे आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन गलत हुआ है, उसका सही आंसर क्या है, कौन कौन सही हुआ है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, कितने टाइम पीरियड में आपने किया, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग कैसी है, तो पूरा डिटेल निकल करके आएगा। ठीक है, और हर मॉक टेस्ट का हम लोग ऐसे टॉप 10 जो नंबर वाले होंगे, टॉप 10 मार्क्स लाएंगे, उसकी लिस्ट को जारी करेंगे। तो एक मॉक टेस्ट जैसे ही आएगा, दूसरा मॉक टेस्ट जैसे ही आने वाला रहेगा, है ना, यानी एक सप्ताह के बाद जब भी मॉक टेस्ट आएगी उसके एक सप्ताह के बाद सुनिश्चित कीजिएगा कि एक सप्ताह के अंदर लगाइएगा, क्योंकि एक सप्ताह के बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट जारी करेंगे, जो टॉप 10 विनर है उसके नाम को पब्लिश करेंगे। क्या कोई अवार्ड मिलेगा? कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आपकी लिस्ट को पब्लिक किया जाएगा आपके नाम के साथ कि आपने इतना नंबर इस मॉक टेस्ट में अचीव किया। जो टॉप 10 विनर होंगे वो, तो पढ़ाई को कीजिए, थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होना चाहिए आपके मन में। कंपटीशन की भावना नहीं रहेगी तो आप फिर सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए भी, और ये जो टॉप 10 वाली लिस्ट का जो हम इस साल जारी करेंगे हर एक मॉक टेस्ट का, अगले जैसे ही मॉक टेस्ट आएगी उसके 8 दिनों बाद पहले अनाउंस कर देंगे, जिनको लगाना है लगा लो, लिस्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो उससे जो हायर मार्क्स वाला होगा वो लिस्ट हमारे पास आता है, उसके आधार पर हम उसको वर्ड फाइल बना करके या फिर PDF बना करके, हम फोटो बना करके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, साइट्स पे लगाएंगे, और जो टेलीग्राम वगैरह है वहां पर भी आपके नाम को शेयर करेंगे। इससे दूसरे बच्चों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। मैथ वाले सर का काफी लेट हो गया है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।